नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद और मैं हूं ओम प्रकाश। क्या कुमाऊं का विकैसण और मरचूला क्षेत्र अब उत्तराखंड का एक नया एंगलिंग टूरिज्म हब बनने जा रहा है? क्या इससे पहाड़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा या फिर इससे प्रकृति और पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड संवाद में। दरअसल उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में रामगंगा नदी के किनारे बसे विकैसण और मरचूला क्षेत्र को एंगलिंग यानी स्पोर्ट्स फिशिंग और एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में एंगलिंग, कैंपिंग और रिवर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो कुमाऊं में पर्यटन को एक नई पहचान मिल सकती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी और क्षेत्र के जानकार और जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उत्तराखंड संवाद 196 में। थैंक यू ओम प्रकाश जी, नमस्कार। रावत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि विकैसण और मरचूला को एंगलिंग हब बनाने की जो योजना है, क्या आपको लगता है कि यह क्षेत्र के विकास के लिए सही कदम होगा? आप सभी को नमस्कार, जो भी हमें सुन रहे हैं। और 3-3.5 महीने के बाद हमारा ये तीसरा वीडियो है। तो जैसे आपने देखा होगा तो और अब जो पॉइंट आ रहा है, हम यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे उसको बढ़ाया जाए करके, इस बारे में। चूंकि हमने कुछ टाइम पहले, यदि हम लोग की इसी संवाद पे वीडियो, आप उत्तराखंड संवाद पे वीडियो देखेंगे तो काफी इस तरह के सुझाव हम गवर्नमेंट को देते रहते हैं। तो देखिए, हमारी जो वीडियो एक अलग टाइप की है, अलग सोच वाली है। और जिस क्षेत्र के लिए हम ये कर रहे हैं, उस क्षेत्र को ना तो नेशनल मीडिया दिखाता है और इंटरनेशनल मीडिया शायद दिखा दे। डिस्कवरी चैनल ने एक बारी ये रामनगर का नाम भी कुछ दिखाया था, जिम कॉर्बेट रामनगर का नाम। और बाकी मुझे लग रहा है कि शायद नेशनल जो मीडिया है, जो हमारे वो लोकल मीडिया है, वो तो बिल्कुल नहीं दिखाते। ये न्यूज पेपर में छपा है, उसका नाम मैं जिक्र जरूर कहूंगा, अमर उजाला में। अमर उजाला ने बहुत अच्छा एक कवरेज दिया है। तो अब आपका प्रश्न है कि मरचूला और विकैसण को एंगलिंग हब के रूप में कैसे डेवलप किया जाए। पहले तो ये बता देता हूँ कि एंगलिंग हब एक जो इंग्लिश का जो ये शब्द है, इसका मीनिंग है मछली को पकड़ना। यानी मछली पकड़ने के लिए, जैसे आप बचपन में हम लोग भी जब छोटे थे तो उसमें मछली पकड़ने के बहुत सारे, अब भी मैं देखता हूँ। एक होता है, उससे पता नहीं उसमें क्या कहते हैं, हम पहाड़ी भाषा में कहते थे बलसी। बलसी कुमाऊनी भाषा में बलसी कहते हैं। तो उससे कांटा लगाया जाता है, कांटे के ऊपर से कुछ आटा वाटा या कुछ इस तरह से करके, ठीक है जी। और उसके बाद कुछ जाल जैसा ऐसे बिछाया जाता है, तो वो मछलियां जिंदा मछलियां होती हैं, जिंदा मछलियां। तो उनको पकड़ करके, उसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। कई बार वो कांटा निकाल करके फिर उनको फिर दोबारा से उसमें डाल देते हैं। वो एक गोल्डन मछली है, महासीर कुछ नाम से है, शायद मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ तो करेक्ट कर लीजिए। महासीर है कुछ है, तो वो गोल्डन मछली कहते हैं उसे। वो संग्रहित यानी उसमें आती है वो, यानी उसको कंजर्व किया जा रहा है जैसे भी है। उसमें जरा सा उसकी मात्रा कम होने की वजह से, तो इस वजह से उसको ना दोबारा से छोड़ दिया जाता है उसको, यानी आप मार नहीं सकते जी। तो अब जो मरचूला इज द पार्ट ऑफ द जिम कॉर्बेट। तो ये तो जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। ये भी पहले आपको मैं बता दूं, डिकुली से आगे आज पहली पसंद जो बन रहा है जिम कॉर्बेट के सराउंडिंग रहने के लिए, वो मरचूला बन रहा है।
मरचूला में क्रोकोडाइल पॉइंट है, रामगंगा रिवर है और भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं। और ये जैसे हमने ये मरचूला भिक्केसन रोड का जो वीडियो बनाया है, इसमें ओम प्रकाश जी ने भी एक बार शायद ये गए हैं, ये वीडियो बनाया, और पांडे जी भी गए थे। तो वो वीडियो से क्या हुआ है कि इसकी एक छाप बनी है, और मैंने भी कुछ नक्शे के तौर पे गूगल से मैप ले करके इसको बनाया, तो ये वो काफी ऊपर गया है। तो दोनों ही एरिया 36 किलोमीटर का एरिया है ये रिवर बेल्ट का, और बहुत ही सुंदर है। ये रामगंगा रिवर जो दूधातोली पर्वत से निकलते हुए गैरसैंण से होते हुए सीधा सीधा ये भिक्केसन पहुंचती है। भिक्केसन के बाद ये मरचूला जो 36 किलोमीटर का जो डेस्टिनेशन है, उसके बीच में काफी डेवलपमेंट की वो हो रही है। तो अब एंगलिंग हब बनाने की बात क्यों आई? क्योंकि वहां पर मछली तो देखो पकड़ते ही हैं, ये सभी लोग पकड़ते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग अपने शौक के लिए पकड़ते हैं। अभी भी जो ब्रिटिशर आते हैं वो आते हैं, कैंपिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे। तो ये यदि आप इसमें हम बताना चाहेंगे आपको, तो ये काफी एक बहुत बड़ा वीडियो तो इसी पे बन जाएगा, एक ही पहले प्रश्न पे। लेकिन चूंकि हमें लिमिटेड में मतलब सीमित उसमें जवाब देना कि ये क्यों डेवलप किया जाए, तो इस तरह से आने वाले टाइम में जो एडवेंचरस टूरिज्म और ये सारी ये जो टूरिज्म के इस तरह से इको टूरिज्म या इस तरह की हो रही है, इसमें ये दोनों का नाम देखिए, मरचूला को आपको जानते हैं लेकिन भिक्केसन को कोई नहीं जानता था। भिक्केसन का बहुत ऐतिहासिक महत्व भी है, बहुत जबरदस्त, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दोनों चीजें होने जा रही हैं, और आगे क्या क्या इसमें हो रहा है, और पानी की मात्रा, क्वांटिटी, ये बहुत सारी चीजें पॉइंट है। तो ये और इनमें अभी भी ये एंगलिंग जो हब है ये अभी भी है, मतलब ये चाहे वैसे ना आए तो लोकल लोग इसमें मछली, बरसात में बहुत बड़ी बड़ी मछली आती है, करीब करीब वो शायद क्विंटल के हिसाब होता है उसका, वो उसको भी पकड़ा जाता है, ये वो पकड़ में भी आती है। तो ये एक एडवेंचरस है, और ये शायद कभी एक हिडन एरिया है, ये कभी छुपा रहा। और 78-79 ईयर्स हमारे आजादी को हो गए, अब ये जो यात्रा रूट ये खुल रहा है, तो इसमें ये बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो ये मानचित्र में, टूरिज्म के मानचित्र में मरचूला तो है ही, ये और भिक्केसन भी काफी तेजी से ऊपर के सामने आ रहा है। जी दोस्तों, यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर और समृद्ध है। अगर इसे सही योजना और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ विकसित किया जाए तो निश्चित रूप से पर्यटन बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं। रावत जी, एक चिंता यह भी सामने आ रही है कि इस तरह की गतिविधियों से रामगंगा नदी और उसके आसपास के पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को पहले पर्यावरण सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने प्रश्न सही किया है, और ये बहुत चिंतक का विषय होता है। जब भी आप कोई शहर को बसाया जाता है तो उसमें पहले ही, जब हमने एक जापानीज कंपनी के साथ काम किया तो उन्होंने एक प्रपोजल लेके आए कि भाई डिस्पोजल, जो गार्बेज का डिस्पोजल कैसे होगा। तो वहां जब पॉइंट उद्योग भवन में बात डिस्कस हो रही थी, उन्होंने कहा यार अभी प्लांट तो लगा नहीं है, ये कह रहे हैं गार्बेज का डिस्पोजल का प्लांट पहले लगा दो। ये जापानीज टेक्निक है, जापानीज कॉन्सेप्ट है। तो वो बात बिल्कुल सही थी। तो हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं पहले प्रोजेक्ट लगने दो, उसका गार्बेज निकलने दो, तब जाके हम डिस्पोजल प्लांट लगाएंगे। तो जापानीज इतने एडवांस है कि वो पहले ये पता कर लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी, यहाँ से क्या क्या गार्बेज निकलेगा और इसको कैसे डिस्पोजल करना हो, तो पहले डिस्पोजल प्लांट लगाया जाता है। वैसे ये इन्वायरमेंट की दृष्टि से अभी कैग, कंप्यूटर ऑफ ऑडिटर जनरल, जो सेंट्रल की एजेंसी है, क्योंकि उत्तराखंड में सारा सेंट्रल का पैसा आ रहा है, नमामि गंगे के ऊपर बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्शन हुआ है उसके प्रोजेक्ट पे। ऋषिकेश वाले जो साइट में इतना पैसा नदी में बहाया गया है, अब मैं जो वर्डिंग कर रहा हूँ वो आप समझ लीजिएगा, क्या नदी में बहाया गया है इतना पैसा, जैसे यमुना में पैसा बहा दिया जाता है वैसे ही गंगा में भी पैसा बहा दिया गया। और अभी भी वो ऋषिकेश के जो प्लांट हैं, वो जो सीवरेज हैं, वो सब इसमें डाले जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है
कि वहां पे आप जो हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश के बीच में जाएंगे, वो सारे के सारे वहां पे टूरिस्ट हब से लेके पता नहीं क्या क्या चीजें बन गई हैं। और ऐसा ना हो कि उनका जो गार्बेज है, मलमूत्र है, ये है, वो सीवरेज सारा कहीं रामगंगा नदी में ना जाए। ये अभी भी चेक करने की बात है, बहुत सारी चीजें। तो पर्यावरण की दृष्टि से मुझे अभी एक बात मैं और याद कर लेता हूँ। तड़कताल झील के ऊपर हम टीम लेके 2023 में गए थे, उसका काम चल रहा है। तो वहां पे स्पीचेज हुए थे। तो मुझे आज भी एक जोशी जी हैं पीपलधार के, तो चौखुटिया के, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा देखिए आप यहाँ डेवलप कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ का एनवायरमेंट और कल्चर ये ज्यादा अफेक्टेड ना हो। ये ना हो कि 90% कल्चर बाहर का आ जाए और हमारा जो पहाड़ी कल्चर है एकदम खत्म हो जाए और एनवायरमेंट भी खराब हो जाए। क्योंकि जो एनवायरमेंट खराब करेंगे वो बाहर से आएंगे तो वो इमिडिएटली बाहर ही लोग चले जाएंगे, मतलब वापिस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ जो इफेक्ट होगा, जो यहाँ का आदमी होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पहले ही इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको किस टाइप के लोगों को लाइसेंस देना है। ये नहीं है कि हर टाइप के लोगों को लाइसेंस दिया जाए। तो ये कितने लोग रिजॉर्ट बना रहे हैं, रिजॉर्ट का क्या हिसाब है, कहीं गार्बेज सारा उसमें तो नहीं जा रहा है। और फिर उसमें कई और चीजें भी आती हैं, जैसे आप खाने पीने की चीजें हैं, ये हैं, वो सब निकलता है। तो उसका वेस्ट का डिस्पोजल कहाँ होगा, ये बातें जरूर करनी पड़ेंगी। तो देखिए आदमी आएगा तो खान पान होगा ही, तो उसका ये सारी चीजें निकलेंगी। इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखिए, जो आदमी की चेन है उसी से सब कुछ निकलता है। अब दिल्ली का आदमी, मान लीजिए अभी आज फ्राइडे है, फ्राइडे से वहां से शाम को दिल्ली से आज आपको रानीखेत एक्सप्रेस में जो चाहे आप रानीखेत एक्सप्रेस में पूरी जो है फुल रहती है, वो उसमें कभी भी आपको सेम डे का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और आज तो ये फ्राइडे सैटरडे संडे का नहीं मिलेगा। तो इस टाइम काफी लोग आते हैं, जैसी छुट्टियां पड़ती हैं इस टाइम काफी लोग आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? वो आते हैं शहर से जरा दूर दूर, एनवायरमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन प्रदेश है हमारा, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पहले सोचना पड़ेगा कि किस टाइप के और कितने एरिया में। ऐसा नहीं है कि आपने 20-25 को देना है, आपने 50 को दे दिया लाइसेंस कि आप कीजिए इधर की साइड में, तो वो एक बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। बिल्कुल नदी के किनारे ही सब कुछ। और एक वो भी देखना पड़ेगा कि नदी से कितने दूरी पे, क्योंकि अभी 3 महीने के बाद 15 जून से यहाँ बारिश बड़ी जबरदस्त होती है और उसमें बहुत तगड़ा फ्लड आता है। और वो ऐसा ना हो कि वो नदी के किनारे, उसमें भी हमने वो किया था, वो लोगों ने शायद धीरे धीरे पसंद भी कर रहे हैं उसको। तो ये पर्यावरण को खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। हम ही उसको बनाने वाले हैं, हम ही उसको बिगाड़ने वाले हैं। तो ये बातें मुझे लग रहा है कि शायद आपका प्रश्न बहुत सही है, सटीक है। विकास है तो विनाश भी है, और विनाश है तो मतलब विकास भी है। विकास, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो कितना हमको विकास करना है कि ताकि विनाश ना हो। ये तो नियम गवर्नमेंट के, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के, क्लाइमेट चेंज के, इनके सब बने हुए, लेकिन उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और एक नया हिडन डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इसके मामले में मैं आपको बता दूं, इन्होंने अभी मरचुला को भी, मरचुला, भिक्यासैन और मानिला और चित्तौड़ खाल और इकू खेत, ये 4-5 एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात है। देखिए ये एंगलिंग हब भी बनेंगे, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनेंगे, तो भीड़ बहुत बढ़ेगी। तो आपको एक सिस्टम करना पड़ेगा कि भाई आपको कुछ लोग मानिला को भेजना पड़ेगा, कुछ इको खेत में भेजना पड़ेगा, कुछ इधर रहेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे। ये बैलेंस भी करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे इतने हो। फिर दूसरा, यात्रा रूट भी ये बन रहा है। यात्रा रूट वाले भी कुछ रुक सकते हैं, क्यों कहीं चलो यार आज यहीं पे रुक जाएं। तो आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब के यात्रा रूट बन रहा है, वैली ऑफ फ्लावर के एडवेंचरस बन रहे हैं, तो वो देख लेंगे एडवेंचरस का, या यहाँ पे मामले। तो कई चीज, हाँ, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है जी। इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी जी। बिल्कुल दोस्तों, विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अगर एंगलिंग और पर्यटन गतिविधियों को नियंत्रित तरीके से चलाया जाए और पर्यावरण के नियमों का पालन किया जाए तो प्रकृति और पर्यटन दोनों को संतुलित रखा जा सकता है। रावत जी,
अब बात करते हैं स्थानीय युवाओं की। सरकार जी। का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पर्यटन बढ़ने के बाद बाहरी लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। आपके करेक्ट। अनुसार इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जानी चाहिए? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो आदमी है उसको ने अपने जो मन की स्थिति बदलनी पड़ेगी। यानी वो ये समझता है कि पहाड़ में कोई रोजगार नहीं है, तो चाहे वो होटल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाए, चाहे वो बैंकॉक चले जाए, चाहे कहीं भी गोवा चले जाए, चाहे कहीं भी चले जाए, वो ये कहे कि मुझे वापस आना है। जैसे मैंने लेह में देखा था, लेह में वो लेडी होटल चला रही थी, तो वो कहती है मुझे एमबीए मैंने दिल्ली से किया है, तो एमबीए होटल मैनेजमेंट में करने के बाद वो अपना होटल इंडस्ट्री में चला रही है। तो हमारे ऐसे लोग जो कि दिल्ली सब भाग रहे हैं, जो इधर भाग रहे हैं, तो उनको ने अब शुरू से ही बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ की जो यात्रा गढ़वाल से की जा रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग से, उसमें 90% कैप्चर बाहर के लोगों का है। अब बाहर के लोग जो हरिद्वार में बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, जो ट्रेवल एजेंसी वाले, उन्होंने पूरा कैप्चर कर रखा है। और आज भी जो ये जो मर्चुला भिक्यासेन रोड पे, चाहे गवर्नमेंट को नॉलेज है कि नहीं है, वैसे गवर्नमेंट में इन्होंने नीरज सिंह नयाल जी हैं जो जेई कुमाऊं मंडल विकास निगम के, इनका जो आया है स्टेटमेंट कि हम युवाओं को वो भी देंगे। तो आपने कभी देखा है कि मर्चुला से भिक्यासेन और चौखुटे के बीच में कोई इंस्टीट्यूट बना रखा है गवर्नमेंट ने? इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट नैनीताल में मिलेंगे, अल्मोड़ा में मिलेंगे, हल्द्वानी में मिलेंगे, इधर की साइड में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो सारे आपको ये स्कूल और जो डिग्री कॉलेज है, ये जितने भी डिग्री कॉलेज बना रखे हैं, इनको प्रोफेशनल में लाना पड़ेगा। तो इसमें शायद एक कोई कैटरिंग का कुछ बना रखा है, रंजीत रावत जी का नाम मैं लूंगा, इन्होंने एक जगह खोला था, मान लो वो चल रहा नहीं चल रहा मुझे पता नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, और खास तौर पे एजुकेशन स्टार्टिंग से ही एक टूरिज्म के ऊपर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। टूरिज्म इज द वन सब्जेक्ट फ्यूचर के लिए, कि आपको कैसे कैसे किस तरह से उसको हैंडल करना है, कैसे पढ़ना है करके। तो बच्चा 12th करके निकले, उसके बाद वो कुछ हद तक उसमें काम कर सकता है, उसके बाद वो आगे उसको बीबीए करना है, एमबीए करना है होटल मैनेजमेंट में, वो बहुत अच्छी तरीके से डिग्री ला। जैसे मैंने वो लेह की लड़की का बताया, जहां हमने खाना खाया, उसमें सारे लोग काम करने वाले ये इधर के थे, यूपी साइड के, लेकिन होटल इंडस्ट्री के मालिक लेह की लड़की थी, जो एमबीए उसने पूसा से शायद किया था। तो पूसा, मैं ये कह रहा हूं कि पूसा जो एक इस टाइप का होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग का वो करवाता है, उसके एक यहाँ पे भिक्यासेन में या चकुटिया में या मर्चुला में उसका एक इंस्टीट्यूट खुलवाइए पहले, तो उसकी तैयारी तब हो पाएगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम करे, गवर्नमेंट का ही निगम है, या गवर्नमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट करे, उसको ये करना पड़ेगा। चाहे वो मालना में खुलवाएं, चाहे भिक्यासेन खुलवाएं, चाहे चकुटिया खुलवाएं, ये सारा वैली है 72 किलोमीटर की। तो इधर के सारे एरिया में देखिए, मर्चुला में आपको पूरा गढ़वाल का क्षेत्र कनेक्ट करता है वहां पे, और हमारे इधर भिक्यासेन में सारा इधर कुमाऊं का क्षेत्र में कनेक्ट करता है, जो एरिया अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। तो ये आपने एक्यूरेट सही बोला है कि बाहर का आदमी उसको कैप्चर करने की तैयारी में लगा हुआ है। ये मैंने देख लिया उसका, जो भी हम ये वीडियो बनाते हैं, हमारा शायद जो हमारे पहाड़ी समाज का आदमी है वो तो हमें नहीं देखता है, 10% ही देखता है। और ये 90% हमारे जो लोग, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ, वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला रहे हैं। तो वो हमारा आदमी किस में इन्वेस्ट कर रहा है? वो सिर्फ दिल्ली में एक मकान बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है। वो यदि आप भी यदि यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शायद वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी समझेंगे कि यार आप पहाड़ में कोई इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करने लाए। क्योंकि यहाँ पे जो लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ, जो ये इन्वेस्ट करने वाले बाहर के लोग हैं। यही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे उसका है, जो ये चारधाम की योजना है, उसमें भी 100% वही लोग हैं। हयात रेजेंसी वहां पे होटल खोल रहा है। ये यहाँ पे भी आप जैसे आना है,
ये आपको लग रहा है कि ये खाली जगह पड़ी है, ये सबकी नजरें सैटेलाइट से पड़ चुकी हैं। बिल्कुल। तो अब हमारा पहाड़ का आदमी कैसे जाएगा? अब ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैं कह रहा हूं कि मैंने कल ही जो परसों एक यहाँ पे हुआ था, तो स्कूली एजुकेशन वाले बैठे थे, तो मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ जो स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में जो 5 क्लासों में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ा रहे हैं? और मैंने कहा इंटर कॉलेज से आपके बच्चे कोई बाहर पता नहीं कहाँ निकल रहे हैं, वो कह रहे बच्चे ही नहीं है। कॉन्वेंट के जो प्रिंसिपल आई थी, तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे एमबीबीएस में भी निकल रहे हैं, हमारे बच्चे दुरान इंजीनियरिंग कॉलेज में भी निकल रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। और तो आपके गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट वाले नहीं निकल पा रहे। तो गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, क्या नहीं है? इससे आप प्राइवेट सेक्टर को दे दो इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, जो भी करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आदमी को एक प्राइमरी लेवल से ही जागरूकता का अभियान करना पड़ेगा। जैसा आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वैसे ही आपको होटल मैनेजमेंट के ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। और अभी भी एक कोर्स आता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, 6 महीने का कोर्स आता है। 6 महीने का नहीं, 6 महीने का भी नहीं, 6 महीने से भी एक 6 हफ्ते का कोर्स आता है शायद, 6 हफ्ते का कोर्स, यानी आप 1.5 महीने का वो कोर्स भी है, 6 महीने का कोर्स भी है, 1.5 साल का भी कोर्स है उनके पास। पूसा इंस्टीट्यूट वाले इसको कराते हैं। तो वो कैटरिंग से लेके सब कुछ का कराते हैं ये। मतलब आपको मतलब बेडशीट चेंज करनी है, आपको कर्टेन का वो करना है, आपको कैसा फर्नीचर चाहिए, कैसा वो चाहिए, मतलब आपको आवभगत कैसे करनी है जो टूरिस्ट आएगा। अब टूरिस्ट आपको डिफरेंट टाइप का आएगा। छोटा टूरिस्ट, देखो यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको 2 भागों में, जरा सा लंबी हो जाएगी वीडियो, 2 भागों में डिवाइड कर दूं। जो गढ़वाल डिवीजन है उसमें वो टूरिस्ट वैसा वाला नहीं जाता, वो एक मसूरी को छोड़ के वो जाता है एक धार्मिक टूरिज्म वाला, कि चलो यार आपने बोला 3 करोड़ 4 करोड़ आदमी, मतलब 8 करोड़ के आसपास आदमी आया, 4 करोड़ या 3 करोड़ आदमी जो है हरिद्वार तक अपना बम बम बोले करते आ गया, वो वहां से चले गया, उससे कितना कमाए, क्या क्या खर्च किया, कोई पता नहीं। उसके बाद बाकी आदमी धार्मिक यात्रा पे ऊपर गया। तो हमारे यहाँ जो ये कुमाऊं का क्षेत्र है, इसको धार्मिक यात्रा से नहीं जोड़ा गया अभी तक, सिर्फ एक मानसरोवर यात्रा को छोड़ के। उसमें भी बहुत छानबीन करने के बाद 20-30 आदमी का दल जाता है। वो कई बार 2-3 ही दल जा पाते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, एक दल में 25-30 आदमी होते हैं। तो ऐसे करके अब वहां पे मान लीजिए उन्होंने कहा जी इस बार 50 लाख आदमी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में चले गया। यहाँ आपका मानसरोवर में कितना आदमी गया? मुश्किल से 4 दल गए, तो 4×3=12, 120 आदमी। अब उससे आपका क्या इनकम होगा बताइए? वो कुमाऊं मंडल विकास निगम को दे रखा है, उनसे पूछ लीजिए कि कितने कमाई है उसमें। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ आते हैं नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, इनको दे दिया जिम कॉर्बेट तो फिर भी कमा के दे रहा है। 29 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल भी कमाया है जिम कॉर्बेट ने, लगातार 3-4 साल से कमा के दे रहा है। वो गवर्नमेंट का है, इसलिए वो गवर्नमेंट को कमा के दे रहा है, ठीक है ना। तो वो वैसे मैं कह रहा हूं, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शनल रूट भी खुल रहा है, आपको यात्री भी मिलेंगे, मतलब तीर्थ यात्री भी मिलेंगे, और आपको ऐसे जो टूरिज्म सेक्टर वाले जो अपने आराम करने के लिए या अपना जलवायु परिवर्तन करने के लिए आते हैं, जैसे आप AQI 37 है यहाँ पे, 37, दिल्ली का 267 है, 269, 267 है, जो कि रेखा गुप्ता मैडम जो CM है वहां की, तो मैं गया था, उन्होंने कहा ये बहुत सुंदर AQI है 267। बताइए, जबकि 100 के बाद वेरी बैड हो जाता है, और यहाँ 37 चल रहा है, कितना बढ़िया है। तो टेम्परेचर के हिसाब से, सब चीजों के हिसाब से, और वहां कितनी नदी मिल रही है आपको? एक नदी मिल रही है आपको यमुना, उसमें तो आवाज भी नहीं आती है। आपको मालूम है वो डेड नदी जैसी है। आपने कभी यमुना में नदी को चलते हुए देखा है क्या? मुश्किल है, कोई आवाज नहीं आती है, कैसे उसकी लहरें उठती हैं, कुछ उठता है, कुछ पता नहीं। और यहाँ देखिए स्वच्छ वातावरण, आवाज आ रही है, बहुत शो की आवाज आती है। तो वो चीजें आपको उत्तराखंड में मिलेंगी। और ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नया बन रहा है, ये नेशनल क्या, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे आने वाला है।
तो ये इस तरह की बातें हैं। अब इसमें इस साइड में धार्मिक टूरिज्म और आपका जो इकोनॉमिक वाला टूरिज्म है, जिससे ये लोग कमाते हैं। अब धार्मिक टूरिज्म को वहां पे जोड़ दिया गया। मुंबई का एक आदमी ने बोला कि हमने 25,000 एक आदमी की बुकिंग की, यानी उनके 4-5 लोग आए तो 1,25,000 रुपए उन्होंने ट्रेवल एजेंसी वाले को हरिद्वार में दिए। उन्होंने उनको 4 धाम घुमाया। वो कैसे घुमाया? 15 दिन का टूर था और बीच में कई जगह लैंडस्लाइडिंग हो गई। तो मुझे भोपाल के टूरिस्ट ने बताया कि हम उत्तराखंड आज से कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको ऐसा घुमा दिया और भाई कभी इधर ले गए कभी उधर ले गए और हमें कुछ पता नहीं है। और वहां ठंड से हालत खराब। और वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश के थे, बसंत बिहार में उनके रिश्तेदार मिले, उन्होंने कहा जी आज से हम नहीं जाएंगे उत्तराखंड, क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो गई, 1 महीना बीमार पड़े रहे। तो ऐसा टूरिज्म चल रहा है, बताइए। और पिछले साल 69 लोगों की डेथ हुई है वहां पे हार्ट अटैक से। तो उसके लिए हम होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ये दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है काफी हम शायद जो हमारा एंगलिंग हब था उससे भी और उसके दोनों चीजों में हमने वो कर दिया। और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और ये शायद कुमाऊं मंडल विकास निगम को शायद पहली बार ध्यान आया है कि भिक्यासेन नाम की भी और चकोटिया नाम की कोई जगह है जी। तो इनको लाए, जबकि ये हमारा एरिया बैकवर्ड में इसलिए होता है जब 80 साल में आपकी रोड आ रही है, ये कनेक्टिंग रोड तो खैर ब्रिटिश टाइम से है, लेकिन वो बहुत घुमा के है। ये घुमा के रोड क्यों बनाई गई है? इसीलिए कि बैकवर्डनेस रहे। अब ये फॉरवर्ड में आ रहा है बहुत तेजी से। आपको तड़कताल झील भी मिलेगी। सुना है कि भिक्यासेन में भी एक झील बनने जा रही है गगास नदी पे। तो वो भी बता रहे हैं कि अब यही मैं बता रहा था कि पानी का जो बहाव होगा जो 2.5-3 महीने में। अब परसों जल निगम वालों से भी मेरी बात हुई। मैंने कहा छोटे छोटे डैम बनाने की बात कीजिए ना, प्रपोजल बना के भेजिए। तो ये जो हमारी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, यही बातें यदि अथॉरिटी तक जाती हैं तो इमिडिएटली आता है वो। अब आप जब कभी कहेंगे नहीं कि मुझे भूख लगी है खाना दीजिए, तो तब तक वो कोई तो कुछ नहीं कहेगा। मैंने दिघी पोर्ट महाराष्ट्र में जो अहमदनगर जो ये साईं बाबा का जो मंदिर है वहां, बहुत बड़ा मंदिर, तो वहां से लेके आगे तक वहां पे मैंने जो डील किया ना, तो वहां क्या होता है, ग्राम प्रधान का लेटर आ रहा है, एमएलए एमएलसी का तो आता ही है, ग्राम प्रधान, वहां के ग्राम प्रधान की हमारे गांव से हाईवे को निकाल दीजिए, हाईवे निकालिए। बताइए, ये मैंने पुटअप किया। ये महाराष्ट्र वाले मतलब इतने जागरूक हैं। और हमारे इधर की साइड से ये शायद मुझे लग रहा है हमारी वीडियो को ही नहीं कोई देखेगा। ये मजाक की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये पूछ लीजिएगा आप किसी से। और कुछ आप उधर के, हमारे यहाँ एक इन्वेस्टमेंट ये रह गया है, आपका भी मेरा भी सबका यही है कि दिल्ली में मकान होना चाहिए और यहाँ के बारे में कोई नहीं सोचेगा। दोस्तों, सरकार को चाहिए कि स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाए। होम स्टे, गाइड और कैंपिंग जैसी गतिविधियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तभी इस योजना का असली फायदा पहाड़ के लोगों तक पहुंचेगा। अब सवाल हमारे दर्शकों से। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भिक्यासेन और मरचूला को एंगलिंग हब बनाना उत्तराखंड के लिए सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। रावत जी, आप हमारे मरचूला और भिक्यासेन के आसपास के लोगों को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, हमारी जनसंख्या जो जनगणना 2011 में हुई थी, तो जितना आदमी यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में है भी 1,20,30,00,000, मुझे लग रहा है इतना ही आदमी हमारे पर्वतीय क्षेत्र का, मैं बार बार ही कहता हूं कि इतना ही आदमी हमारा बाहर है। तो उनमें से यदि 50 लाख आदमी भी वापसी करता है, और जो ये एरिया है, इस एरिया में चाहे गढ़वाल का धूमाकोट ले लीजिए, बैजरों ले लीजिए, थली सैंड ले लीजिए,
ये और मरचूला वाला जो कनेक्टिंग जो सारा एरिया शंकरपुर है, क्या 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 है वो जो मुझे ध्यान में आ रहा है। और हमारे इधर ये भिक्यासैन है, भिक्यासैन के आसपास का सारा एरिया, आप चूंकि आप भी भिक्यासैन के, आप देख लीजिए कितना माइग्रेशन हुआ है। और इधर आगे की बेल्ट मानिला से लेके चकोटिया सालदेव सारा क्षेत्र, तो ये लोग देखिए एक तो वापस आने की ओर है। जो लोग वहां पे उन्होंने अपने दिल्ली में बहुत अपना बेस्ट दिया है, उसका कम से कम 50% यहाँ दे दीजिए। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, आपने वहां पे 1 करोड़ का यदि यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो आप 50 लाख यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। और 50 लाख, यदि आपने 50 लाख का फ्लैट बनाया तो 25 लाख इन्वेस्ट कीजिए। और 25 लाख नहीं तो आप 10 लाख इन्वेस्ट कीजिए। तो चूंकि आपका यहाँ पे लैंड अवेलेबल है, आपको लैंड खरीदनी नहीं है, तो आप अपने लैंड में कुछ बिजनेस करने का। जब ये रूट बन रहा था उसी टाइम इनकी कैलकुलेशन चल रही थी कि इस रूट पे पेट्रोल पंप कम है, मैकेनिक्स कम है, और जो ढाबे वगैरह हैं वो कम है, छोटे बजट होटल कम है, तो इतने यात्री आएंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये हरिद्वार के व्यापारियों ने और ऋषिकेश के व्यापारियों ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। वंदना सिंह मैडम जब डीएम नैनीताल थी, उनको इसका रिप्लाई देना पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या यात्रा रूट चेंज हो रहा है जो कि आप रामनगर से बन रहा है, तो बाद में ये बताना पड़ा था कि ये वैकल्पिक रूट बन रहा है, आपकी मर्जी होगी, आप यहां से आइए। अब देखो, उत्तर प्रदेश जो मुरादाबाद से होकर के ऋषिकेश को जाते हैं वो सारे इधर से आएंगे, झारखंड है और महाराष्ट्र है, इधर के जितने भी, वहां भोपाल से जो रूट आगरा को आता है, आगरा से एक वंदे भारत चला रहे हैं, आगरा उदयपुर होते हुए, वो सारे सब इधर को आएंगे ये रूट। इवन मैं आपको बता दूं, दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर होते हुए ये रूट पे आएंगे, क्योंकि वंदे भारत चल रही है। जैसे ही उसका ओके हो जाएगा, ये भी आज न्यूज आया है कि मुरादाबाद से रामनगर के बीच में डबलीकरण का भी प्रस्ताव है, और दिल्ली से मुरादाबाद का 4 लेन का वो मतलब चौथी लेन का भी काम चल रहा है रेलवे का। तो वो बता रहे हैं कि 3 घंटे में आप वंदे भारत से रामनगर पहुंच जाएंगे। तो रामनगर से कर्णप्रयाग की दूरी सिर्फ 5 घंटे में तय होगी, 8 घंटा हो गया। उसके बाद आप 3 घंटे में आप वहां से बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, हेमकुंड साहिब जाएं। सुझाव मेरा विशेषकर मैं कंक्लूड करते टाइम यही बता रहा हूं कि आप कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे भी हो। आपने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें वहां दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में कर रखी हैं, तो कुछ हद तक कुछों ने रामनगर में कर रखी है, तो अब इस एरिया में जाएं, मरचूला से आगे भिक्यासैन, चकोटिया, इसका आने वाला फ्यूचर बन रहा है। चाहे आपका अब पूरा बात हम कर चुके हैं, तो आप रिक्वेस्ट ये रहेगी, जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं पहाड़ के, जो बाहर हैं, तो वो वापस आए, और जो स्थानीय मतलब वो वापसी हो जाएगी, तो स्थानीय जो वो रुक जाएगा ऑटोमेटिकली उससे। क्योंकि आप जैसे कोई मकान बनाते हैं तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलता है, और जो अब बाहर के भी उनको मिल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही बंद कर दें करके। तो वो सुझाव ये है कि वहां से जो नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडी हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, वो वापस आए, तो समुचित यहाँ का विकास और उसमें हेल्प मदद करें जी। तो दोस्तों, आज की चर्चा से इतना जरूर साफ है कि भिक्यासैन और मरचूला को एंगलिंग हब बनाने की योजना एक बड़ा अवसर भी हो सकता है और एक चुनौती भी। जरूरत है सही योजना, पर्यावरण संरक्षण और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय लोगों की भागीदारी। दोस्तों, हम बहुत ही जल्द एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम उत्तराखंड सरकार की योजनाओं पर अहम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप उन वीडियो को जरूर देखेंगे और पसंद भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद और मैं हूं ओम प्रकाश। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू। रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।